हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 30। इससे पहले ऑलरेडी हमने 29 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है आपके लिए। सवाल है, वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन हुआ था? बताना है, वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, वर्ष 2019-20 में भारत के गुजरात राज्य में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। साथ ही साथ 2019-20 में चावल जो का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में हुआ था, आलू का उत्तर प्रदेश में, मक्का का कर्नाटक में, सोयाबीन का मध्य प्रदेश में और तंबाकू का आंध्र प्रदेश में उत्पादन सर्वाधिक वो देखने को मिला था 2019-20 में। ठीक है, उसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए कि मैग्नेटाइट एस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? बताना है, मैग्नेटाइट एस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? 67, 70, 74, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे कि मैग्नेटाइट एस्क में लोहे की सांद्रता 70% होती है। कितना? 70%। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है और ये काले रंग का होता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि ये सबसे उत्तम कोटि का अयस्क है। हम लोग जानते हैं कि कोई लोहे का 4 प्रकार है, लोहे के मुख्य 4 प्रकार हैं। माफ़ कीजिएगा, पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सीडेराइट। फिर से सुनिएगा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये लोहे के 4 प्रकार हैं। मैग्नेटाइट यह सबसे उत्तम कोटि का अयस्क है। हेमेटाइट यह लाल कथई रंग का होता है। लिमोनाइट इसका रंग पीला या भूरा हो सकता है और सीडेराइट का जो रंग होता है वो राख के जैसा होता है। ठीक है, तो इतना बात ध्यान में रखिएगा। और लौह अयस्क उत्पादन में भारत का स्थान पूरे वर्ल्ड में चौथे स्थान पर है। ठीक है, और हेमेटाइट में धातु का जो अंश होता है वो 60 से 70% के बीच होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और हेमेटाइट अयस्क जो मुख्यतः देखने को कहाँ मिलते हैं, तो ये सिंहभूम जो झारखंड में है, मयूरभंज, केवंझर, सुंदरगढ़ जो कि उड़ीसा में है और साथ ही साथ कर्नाटक में भी पाया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, और हमने कहा यहाँ पे कि जो मैग्नेटाइट है ये उत्तम कोटि का अयस्क होता है, जबकि निम्न कोटि का पूछे तो बताना है लिमोनाइट और सीडेराइट, ये दोनों निम्न कोटि का लौह अयस्क है। ठीक है, चलिए इतने बात ध्यान में रखना है। बहुत कुछ यहाँ पे हमने नहीं लिखा है नोट में, बट थोड़ा सा सुन लीजिएगा फिर रिपीट करके, क्योंकि हमने जो भी बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने बताया है वहाँ पे। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए। सवाल है, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? गोवा में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, बैलाडीला के बारे में अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो बैलाडीला लौह अयस्क भंडार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, और केंद्रीय मुख्य लौह अयस्क भंडार कर्नाटक में है। वहीं बात करें क्योंझर के बारे में, ये क्योंझर लौह अयस्क भंडार उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, एक सवाल अक्सर पूछा जा सकता है, अक्सर पूछा भी गया है। सवाल है, सतारी लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? ठीक है, सतारी लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? ये गोवा में है। ठीक है, कहाँ पे है? गोवा में है, और गोवा की राजधानी है पणजी। छोटा सा देश है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, छोटा सा राज्य है, फ्लो निकल जाता है। ठीक है, छोटा सा राज्य है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। भेल है ना, भेल जिसे कहते हैं हम लोग भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसका पूरा नाम है, किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक, निजी, संयुक्त, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताना है, भेल किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक, निजी, संयुक्त या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखना है यहाँ पे कि जो भेल है ये सार्वजनिक प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पता होना चाहिए यहाँ पे कि ये सार्वजनिक का संयुक्त में क्या अंतर है, क्या इसका डिफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिया है यहाँ पे, ध्यान रखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं उसका स्वामित्व सरकार के पास होता है, जबकि संयुक्त जो क्षेत्र होते हैं इसका जो स्वामित्व होता है ये सरकार और निजी मालिकों के द्वारा साझा किया जाता है परस्पर। यहाँ पे दोनों के साथ यहाँ पे स्वामित्व जो है वो मतलब देख रेख किया जाता है। ठीक है, मालिक दोनों होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग है उसका स्वामित्व किसके पास होता है, सरकार के पास होता है। उदाहरण के बारे में बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल जैसे है, और संयुक्त क्षेत्र की बात करें जैसे कि दिल्ली मेट्रो। ठीक है, और ये भेल का स्थापना हुआ था 13 नवंबर 1964 को, और भेल का महारत्न कंपनी में ये शामिल है। भेल महारत्न कंपनी में शामिल है, जरूर ध्यान रखिएगा। और भेल की स्थापना हुआ था 13 नवंबर 1964 को। अगर आपसे भी पूछें कि अभी वर्तमान में 24 अक्टूबर 2024 तक भारत में कितने महारत्न कंपनियां हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 14। ठीक है, और 14वां कौन बना था ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। 14वां जो आपका महारत्न कंपनियां थी वो था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो भारत की महारत्न कंपनियों की नई जारी सूची में अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी शामिल है। महारत्न की सूची में इस नवीनतम जोड़े के साथ अब भारत में 14 महारत्न और 24 नवरत्न कंपनियां हैं। ध्यान रखिएगा, कंपनियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ठीक है, तो ज़्यादातर सवाल जो होते हैं वो महारत्न से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी महारत्न जो कंपनियाँ हैं यहाँ पे 14 का लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 22 दिसंबर 1940 इसका स्थापना किया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसका जो स्थापना किया गया था 22 दिसंबर 1940 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। 1854 में, 1864 में, 1874 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल 1854 वर्ष में स्थापित की गई थी। भारत में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र उद्योग के प्रथम कारखाने की स्थापना सन 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर जो कोलकाता में है में हुई थी, पर वो असफल रहा था। ठीक है, 1854 में कावासजी डावर द्वारा ये खोला गया था। 1856 ईस्वी से उत्पादन भी प्रारंभ हुआ था। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वहीं बात करें उत्तर भारत का मैनचेस्टर के बारे में, तो इसे कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, और सूती वस्त्र उत्पादन में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना ये सभी प्रमुख राज्य आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1854। ठीक है, ये मुंबई में ये पहली सफल कपड़ा मिल लगाई गई थी 1854 में। इससे पहले 1818 में भी लगाया गया था फोर्ट ग्लस्टर में, जो कि कोलकाता में है, जो कि असफल रहा था। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों की सर्वाधिक संकेंद्रण है। बताना है कि भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार, मारवाड़ पठार, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि भारत के छोटा नागपुर पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है। छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर प्रादेशिक संज्ञा दी जाती हैं। इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड राज्य में है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, सवाल है यहाँ पे कि टिजरेंस डी बॉर्ड के द्वारा किस मंडल की खोज की गई थी। ठीक है, शायद इस तरह का सवाल आप पहली बार देख रहे होंगे। टिजरेंस डी बॉर्ड के द्वारा किस मंडल की खोज की गई थी। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, समताप मंडल की खोज टिजरेंस डी बॉर्ड के द्वारा की गई थी। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समताप मंडल। और समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर है।
ठीक है। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इसकी ऊपरी जो सीमा है उसे समताप सीमा भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला पार्ट जो इसी को कहते हैं यहाँ पे समताप मंडल, ठीक है। ये है समताप मंडल नहीं, समताप सीमा, ठीक है। ये आपका मध्य मंडल और ये है आपका समताप मंडल, इसी के बीच में पाया जाता है ये वाला समताप सीमा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, सवाल है कि भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। बताना है आपको कि भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम क्या है। हजीरा विजयपुर, असम कानपुर, गुवाहाटी सिलीगुड़ी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे भारत का कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क हजीरा विजयपुर जगदीशपुर 1986 में निर्मित हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। ध्यान रखना है कि भारत के कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क जो था पहला वाला वो हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर भी इसमें शामिल था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ई ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा और ये 1986 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम है, इनसे ये जो दिए गए ऑप्शन में इसमें नहीं है, ठीक है। और भारत में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत 1956 में डिगबोई से तिनसुकिया तक की गई थी, ठीक है। ये भी याद रखना है यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे डिटेल्स नोट दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा। बताना है कि मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा। वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, या फिर कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगी, या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का प्रभाव यहाँ पे होगा कि वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, साथ ही साथ कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसीलिए डी ऑप्शन सही होगा। चलिए बाकी लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए, रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है। आप रबड़ की खेती करना चाहते हैं तो आवश्यक जो तापमान है वो क्या होना चाहिए, 25 डिग्री सी, 30 डिग्री सी या 35 डिग्री सी। तो याद रखना है रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान 30 डिग्री होना चाहिए, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि पूरे वर्ल्ड में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है, थाईलैंड, ठीक है। वहीं बात करें भारत का स्थान चौथा स्थान है। पूरे वर्ल्ड में रबड़ के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, पहला स्थान पे थाईलैंड है, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। कुल जनसंख्या को अगर उपलब्ध कृषि योग्य भूमि से के क्षेत्रफल से अगर विभाजित कर दें तो हमें क्या मिलेगा, जनसंख्या घनत्व, पौषणिक घनत्व, कृषि घनत्व, या फिर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित किया जाए तो हमें कृषि घनत्व मिलता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है, 6, 7, 8, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन कौन मिट्टी है वो, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, लाल मिट्टी, पीटमय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और वनीय मिट्टी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है यहाँ पे कि मृदा विज्ञान के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है, शायद ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, खाली स्थान नदी जोड़ो परियोजनाएं से संबंधित है। नदी जोड़ो परियोजनाएं से संबंधित है, सुनहरी क्रांति, अमृत क्रांति, ठीक है। यहाँ पे तो एक ऑप्शंस छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे गलत ऑप्शन डाल दिया गया है। तो चलिए आप लोग को बताना है फिलहाल यहाँ पे ए और बी में ही, ठीक है। ए बी में कोई सही है तो बताइए, या तो फिर डी या तो फिर उपयुक्त में से
कोई नहीं। चलिए यहाँ पे इस ऑप्शन को हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं। तो ध्यान रखना है, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। जबकि सुनहरी क्रांति ये फल उत्पादन से संबंधित है। ठीक ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वर्गीज कुरियन, स्वामीनाथन, डॉक्टर विलियम गॉड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और कब किया था ये भी याद रखिएगा, 1968 में। कब किया था? 1968 में किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है पूछा जाए कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, या कहाँ किया गया था, या किसने किया था, या कब किया था। ठीक है, तो 1968 में किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। वहाँ के वैज्ञानिक थे डॉक्टर विलियम गॉड, उनके द्वारा ये किया गया था पहली बार हरित क्रांति शब्द का प्रयोग। ठीक है, वैसे बात करें, विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किनको जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 1966-67 में। 1966-67 में। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती हैं? बताना है यहाँ पे कि शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती हैं। ठीक है, सतलज, चेनाब, झेलम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे फिलहाल इसका सही आंसर आप मान के चलिए कि झेलम है। ठीक है, झेलम नदी, बट इसे आप इसको रिव्यू के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, इस सवाल का थोड़ा सा आंसर मुझे कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे टाइपिंग जो किया है, जिसने किया भी होगा उसने टाइप तो कर दिया, लेकिन इसका आंसर मुझे एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। ठीक है, कि शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है, झेलम निकलती या नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे झेलम इसका फिलहाल आप सही आंसर मान के चल सकते हैं, बट इसके लिए हम कंफर्म नहीं है। एक बार इसे आप लोग खुद से भी चेक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके हमारे लिए। ठीक है, और आपकी भी जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बट इसे हम अगला जब सेट लेंगे तो उसमें हम इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे कि शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती हैं। ठीक है, फिलहाल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिलहाल आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, किसी किसी किताब में हम देखेंगे कि शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, तो इस सवाल को हम थोड़ा सा रिव्यू के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत का किन देशों से स्थल और जल सीमा जुड़ा हुआ है? बताना है, भारत का किन देशों से स्थल और जल सीमा जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ये तीनों देखेंगे उनकी सीमा स्थल और जल सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर भारत का मैप होता मेरे पास, रुकिए हम थोड़ा सा भारत का मैप लेकर के आते हैं। चलिए, मानचित्र हाजिर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, एक तो पहला यहाँ पे देखेंगे कि ये पाकिस्तान है। ठीक है, इसे जल सीमा भी लग रहा है। ठीक है, और साथ साथ में इसका स्थल सीमा भी लग रहा है। वहीं देखेंगे म्यांमार देखेंगे तो इसका यहाँ पे जल सीमा भी लग रहा है और इसके साथ थल सीमा भी लग रहा है भारत के साथ। वहीं बांग्लादेश भी देखेंगे, इसका जल सीमा भी है और थल सीमा से भी भारत के साथ लगा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल भी घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भारत का किन देशों के साथ स्थल और जल सीमा जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो ये तीनों देश ऐसे हैं, मात्र 3 ही देश ऐसा है। ठीक है, इसके अलावा कोई देश नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, जिसका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बताना है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। पिछला टेस्ट में भी हमने इसे दिखाया था आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे है बैरन द्वीप। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये देखेंगे, ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये है अंडमान। ठीक है, तो अंडमान में स्थित है ये आपका बैरन द्वीप। यहीं पे देखेंगे, यहाँ पे नरकोंडम भी है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। कोको चैनल भी है, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए इसी में देखेंगे यहाँ पे स्वराज द्वीप भी है, ठीक है, शहीद द्वीप भी है, ठीक है। तो ये सभी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बैरन का अर्थ होता है बंजर, है ना। बैरन का क्या अर्थ होता है, बंजर होता है, जिसका अर्थ होता है यहाँ पे कोई नहीं रहता हो। इस द्वीप पर कोई भी मानव बसाव नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है। बताना है आपको कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है, 20, 30, 40, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार यहाँ से 37 और यहाँ पे है 8 से शुरू होकर के 37 पे खत्म हो रहा है। अगर इसको अगर ये डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से देखने को मिलेगा जो अंतर है वो लगभग 30 डिग्री के देखने को मिलता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से 68 से खत्म हो रहा है और यहाँ पे 97 पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ भी देखेंगे जो अंतर है वो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अर्थात अक्षांशीय विस्तार कहे या देशांतरी विस्तार कहे, दोनों का जो अंतर है वो 30 डिग्री ही लगभग देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 30 डिग्री, ठीक। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि जाड़े में वर्षा कोरोमंडल तट पर किस मानसून के कारण होती हैं। बताना है कि जाड़े में वर्षा कोरोमंडल तट पर किस मानसून के कारण होती हैं। दक्षिण पूर्व से, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पूर्व से, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, जाड़े में कोरोमंडल तट पर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, मतलब कि लौटती हुई जो मानसून होती है ना उससे होती है यहाँ पे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती हैं। इन हवाओं को पूर्वी भारत का नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ पर ये पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती हैं। इसे ही मानसून प्रकोष्ठ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है और ये इस सेट का आखिरी भी है। प्रोजेक्ट टाइगर नामक प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने के लिए किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बताना है आपको कि प्रोजेक्ट टाइगर नामक प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने के लिए किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश सांखला, मेघनाद साहा, सर रामकृष्ण, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे कैलाश सांखला को प्रोजेक्ट टाइगर नामक प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने के लिए उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और बाकी एक चीज़ पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा कि भारतीय भूगोल के जनक कौन है, सर रामकृष्ण है। भारतीय अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो JBS हॉल्डेन है। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो ये सर जगदीश चंद्र बोस हैं। भारतीय जियोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, सर रोनाल्ड रॉस। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय भूविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो ये बीरबल साहनी हैं। और भारतीय मौसम विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो ये है मेघनाद साहा। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था 20 MCQ, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल पर लिंक पर क्लिक करके चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ सबको PDF फाइल मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको कमेंट करके बताना है कि आपका विक्स में कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।